Hello everyone. First of all, I would like to welcome to all of you on my pharmacology session. So, in previous lecture of pharmacology, we have already discussed about the emetics drug. Emetics मतलब जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराता था, वॉमिटिंग कराने का प्रोसेस कराता था, ऐसा ड्रग्स जो वॉमिटिंग करा रहा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटी इमेटिक्स ड्रग। एंटी इमेटिक्स ड्रग मतलब वैसा ड्रग जो वॉमिटिंग को सप्रेस कर रहा है, वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक, तो समझते हैं सबसे पहले एंटी इमेटिक्स ड्रग होता क्या है। तो एंटी इमेटिक्स जो ड्रग होता है वो होता है द ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट ट्रीट नॉजिया एंड वॉमिटिंग। फर्स्टली हम लोग कंपेयर करेंगे नॉजिया और वॉमिटिंग होता क्या है। तो नॉजिया क्या होता है, जो वॉमिटिंग होने का एक फीलिंग्स होता है। वॉमिटिंग आने से पहले हमको फीलिंग्स आता है कि वॉमिटिंग आ रहा है, उसको बोलते हैं नॉजिया, द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। एंड वॉमिटिंग मतलब फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक में जो भी कंटेंट हो वो फोर्सफुली हम लोग को बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वॉमिटिंग्स। ठीक, तो एंटी इमेटिक्स ऐसा ड्रग्स होता है जो इस नॉजिया वाले कंडीशन और वॉमिटिंग वाले कंडीशन को ठीक करता है और प्रिवेंट करता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटी इमेटिक्स ड्रग्स से पहले कि एंटी इमेटिक्स ड्रग जो देते हैं किन किन कंडीशंस में देते हैं। वॉमिटिंग होता है तो कौन कौन से कॉजेज, मेन कॉजेज होते हैं वॉमिटिंग होने का। तो सबसे पहले वॉमिटिंग का टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स। एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स उसको बोलते हैं जब किसी सिचुएशंस में फंस गए आप। जब सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव यार्ड सिचुएशन। ग्रेव यार्ड सिचुएशन कहने का मतलब है आप अचानक से ऐसे परिस्थिति में पहुंच गए कि वो उसको देखने के बाद, उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के बाद हमको वॉमिटिंग आ रहा है। जैसे हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स होते हैं जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ के स्मेल से उनको वॉमिटिंग्स आता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से वॉमिटिंग होता है और उस सिचुएशंस को बोलते हैं एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स। मतलब सपोज कीजिए आपको पोस्टमार्टम वार्ड में घुसा दिया गया, पोस्टमार्टम वार्ड में उसको आपको एंटर कराएगा, वहाँ पर आप डेड बॉडी को देखें कि कट लगाया हुआ है, वो ऑर्गन्स को निकाला हुआ है, वहाँ से जो स्मेल निकल रहा है, तो वहाँ से जो स्मेल निकला तो आप उसको स्मेल करने के बाद आप वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। और ये साइकोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स होता है हमारा, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि हमारा मेंटालिटी ही बोल देता है कि वॉमिटिंग कराने के लिए। ठीक, ये एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग उसको बोलते हैं जब आप सिचुएशंस में कहीं फंस गए जहाँ आप ऐसे बॉडीज वगैरह वेस्ट को देख लिए, आप सड़े गले चीज़ों को देख लिए और वहाँ से आपको वॉमिटिंग इंड्यूस हुआ, तो उस चीज़ को बोलते हैं वॉमिटिंग, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। दूसरा आता है सीकनेस वॉमिटिंग। सीकनेस वॉमिटिंग कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारा का आ जाएगा, जैसे कि एक मैकेनिज्म होता है एंडोलिम्फ। ये प्रोसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा ईयर के इनसाइड में वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, वेस्टिबुलर नर्व, सेमी सर्कुलर कैनाल, और सेमी सर्कुलर कैनाल में एक केमिकल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। उसके डिस्टर्बेंस से क्या होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सीकनेस वॉमिटिंग। इसको हम लोग अच्छे से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग ड्यू टू जीआईटी डैमेज। जीआईटी में जीआईटी सेल्स जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इंटरनल लेयर, म्यूकोजल लाइनिंग, उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहाँ पर कुछ कट रहा है, फट रहा है, तो उसके वजह से वॉमिटिंग कॉज होता है। तो वॉमिटिंग होने का अगर वो हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग वॉमिटिंग ड्यू टू जीआईटी डैमेज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स ये होता कैसे है, उससे पहले आप ये की रिसेप्टर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो वॉमिटिंग कराने में हेल्प करता है, वॉमिटिंग कराता है इसके वजह से। तो आप इस रिसेप्टर्स को याद कर लेंगे, बहुत ही मेन रिसेप्टर्स है। इसी को सप्रेस करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स देंगे वो होता है हमारा एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। सो सबसे पहले डोपामिन रिसेप्टर्स, डोपामिन जिसको D2 बोलते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर जिसको 5-HT3 रिसेप्टर बोलते हैं, मतलब 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। नेक्स्ट हिस्टामिन आता है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, जो M1 रिसेप्टर होता है पर एक्ट करता है। ठीक, फिर आता है हमारा न्यूरोकाइन रिसेप्टर है, फिर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है। ये कुछ रिसेप्टर हैं, आप नॉर्मली इसको याद कर सकते हैं, इसका क्या यूजेज है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटी इमेटिक्स का। सबसे पहले एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स होता क्या है, उसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा एक वॉमिटिंग सेंटर होता है बॉडी, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, हम बात किए थे
वॉमिटिंग सेंटर्स के बारे में। तो वॉमिटिंग सेंटर्स जो हमारे बॉडी में होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, जिसका नाम है सेंट्रल CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो सपोज कीजिए जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, सपोज ये मेरा CTZ, और ये इनसाइड ब्रेन होता है लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है। मतलब इस पे कोई भी केमिकल्स स्ट्राइक कर सकता है, कोई भी जो भी ब्लड में फ्लो हो रहा है वो इस पे स्ट्राइक कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर से ये प्रिवेंट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वॉमिटिंग होता है। सपोज इतना जान जाइए, ये ब्रेन में होता है लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि वॉमिटिंग कराने का एक प्रोसेस होता है कि इस एरिया को, CTZ एरिया को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया को, अगर इसमें कोई छेड़खानी होता है, अल्ट्रेशन होता है तो वॉमिटिंग होता है। ये हमारा प्रिंसिपल है। तो मेन सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग का, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग मतलब कुछ ऐसा स्मेल्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ ऐसे ग्रेवियर्ड सिचुएशन जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो रहा है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कुछ स्मेल्स या फिर फील्स, और मेनली ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ठीक, जिसके वजह से वॉमिटिंग होता है। और मेनली इसका होने का क्या प्रोसेस होता है कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई सिचुएशंस आया, अगर मान लीजिए सपोज आप स्मेल किए किसी चीज को, स्मेल सूंघे, ठीक, स्मेल करने के बाद क्या होता है, ये ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, हमारा कॉर्टेक्स रीजन में स्टिमुलेट होता है। कॉर्टेक्स रीजन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ओल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, कॉर्टेक्स रीजन को, कॉर्टेक्स में कोई रीजन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। और ये कॉर्टेक्स रीजन क्या किसको स्टिमुलेट करता है, CTZ। और फाइनल हमारा ये CTZ है, इसको स्टिमुलेट किया तो क्या होगा, वॉमिटिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया। ये पाथवे था हमारा एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स का। किसी भी तरह का फीलिंग्स हो रहा है या फिर स्मेल्स आ रहा है, कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा है, तो वो स्मेल किसके थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, वो हमारा होता है ओल्फैक्टरी नर्व। और ये ओल्फैक्टरी नर्व कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करेगा। कॉर्टेक्स में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वहां पर ओल्फैक्टरी रिस्पॉन्स पहुंचता है, और वहां से हमारा कॉर्टेक्स रीजन किसको स्टिमुलेट किया, CTZ एरिया को। ठीक, कुछ केमिकल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स द्वारा CTZ एरिया को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये करा दिया वॉमिटिंग। ये था प्रोसेस। ठीक, एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, अगर इसका बात किया ट्रीटमेंट का, तो हमको क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को, जो ओल्फैक्टरी नर्व कॉर्टेक्स को रिस्पॉन्स दे रहा था, उस नर्व को ही हम लोग क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। जो ओल्फैक्टरी नर्व था उसको सप्रेस कर देंगे। तो नर्व इंपल्स को सप्रेस करने के लिए कौन सा मेडिसिन देते हैं, तो गाबा एगोनिस्ट देते हैं। गाबा एगोनिस्ट। सपोज कीजिए कि ये हमारा न्यूरॉन्स है, और इन न्यूरॉन्स को क्या करना है, हमको सप्रेस करना है, इस न्यूरॉन्स को सप्रेस करना है। ठीक, तो इस न्यूरॉन्स के अंदर हम कोई नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा पुट करेंगे, तो ये क्या करता है, क्लोराइड को इसके अंदर में ज़्यादा डालता है, जिसके वजह से ये नर्व क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन वाला कंडीशन में चला जाता है। मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। तो गाबा एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा ओल्फैक्टरी नर्व को क्या कर देता है, एकदम इनहिबिट कर देगा। और इनहिबिट करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाता है, जिससे कॉर्टेक्स रीजन नहीं स्टिमुलेट होता है। ठीक, ये कुछ पाथवे था। तो गाबा एगोनिस्ट में हम लोग लिखेंगे एग्जांपल में बेंजोडाइजापिन। ये ड्रग्स है बेंजोडाइजापिन। ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं डाइजापाम। डाइजापाम एक मेडिसिन आता है जो कौन से क्लास का ड्रग है, डाइजापिन क्लास का ड्रग है। और ये ड्रग सिडेटिव्स ड्रग है। सिडेटिव्स मतलब ये काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, पेशेंट को एकदम काम प्रोवाइड कर देगा, एकदम शांत। ठीक, तो जब शांति प्रोवाइड कर रहा है मतलब इस इम्पल्स को जनरेट नहीं होने दे रहा है, न्यूरॉन्स को हाइपर पोलराइजेशन वाला कंडीशंस में रख रहा है। ठीक, ये था। ठीक, ये हमारा ये मेन ट्रीटमेंट वाला ड्रग्स है डाइजापाम। नेक्स्ट हमारा एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग्स हो गया। दूसरा हम लोग बात किए थे सिकनेस वॉमिटिंग्स। तो ये हमारा कुछ पाथवे था, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिकनेस वॉमिटिंग्स के बारे में। सिकनेस वॉमिटिंग्स सेकंड था हमारा
सीकनेस वॉमिटिंग कहने का मतलब है कि सपोज इसका मैकेनिज्म ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कान के अंदर में एक वेस्टिबुलर नर्व होता है, वेस्टिबुलर नर्व, ठीक, वेस्टिबुलर नर्व होता है, उसमें एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। आप स्ट्रक्चर में देखे होंगे इस प्रकार का होगा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल हमारा ईयर में होता है और इस सेमी सर्कुलर कैनाल में हमारा होता है एक केमिकल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोलिम्फ। और बेसिकली इंडोलिम्फ क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना होता है, ठीक, ये इंडोलिम्फ इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वेस्टिबुलर कैनाल में क्या होता है हमारा इंडोलिम्फ होता है, इंडोलिम्फ। और ये इंडोलिम्फ क्या करता है, वेस्टिबुलर नर्व को एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। सपोज कीजिएगा ये अगर इसमें कोई इंडोलिम्फ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, सपोज अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होगा, इंडोलिम्फ एक केमिकल्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल में रहता है, ठीक। और ये इंडोलिम्फ में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, किसके थ्रू, वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके कहां पर पहुंचाता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम के पास ट्रांसफर करता है, ठीक, सेरिबेलम के पास ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स इंडोलिम्फ जनरेट करेगा वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू, तो कहां जाएगा, सेरिबेलम के पास जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और ये सेरिबेलम दो केमिकल्स रिलीज करता है, दो केमिकल्स रिलीज करता है, एक एसिटाइलकोलिन, दूसरा हिस्टामिन। ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ये हमारा जो सीटीजेड एरिया था, सीटीजेड एरिया पर बहुत सारा रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर हम आपको पहले बता दिए, वहां पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है M1 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर को हम लोग मस्करेनिक 1 रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक। और हिस्टामिन के लिए कौन सा रिसेप्टर था, H1 रिसेप्टर। और ये दो रिसेप्टर कहां होता है हमारा, सीटीजेड एरिया में। अब ध्यान दीजिएगा प्रोसेस, इंडोलिम्फ था हमारा ईयर में, इंडोलिम्फ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ गया हमारा, सेरिबेलम के पास गया। सेरिबेलम क्या करता है, दो केमिकल्स रिलीज करता है, एक एसिटाइलकोलिन और एक हिस्टामिन। और ये दो केमिकल्स का रिसेप्टर, मतलब एसिटाइलकोलिन बाइंड M1 रिसेप्टर पर करता है और हिस्टामिन बाइंड करता है हमारा H1 रिसेप्टर पर। और ये दो रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा, सीटीजेड एरिया में। जब ये रिसेप्टर, ये केमिकल्स इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड कर लिया और ये केमिकल्स इसके साथ बाइंड किएगा, तो एक क्या होता है कि सीटीजेड एरिया में एक हलचल होता है। और ये सीटीजेड एरिया क्या कराता है, ये वॉमिटिंग करा देगा, क्योंकि ये वॉमिटिंग सेंटर्स होता है, ठीक, क्योंकि ये वॉमिटिंग सेंटर्स होता है, ठीक। तो सबसे पहले बात की थी, ये कुछ पाथवे था हमारा सीकनेस वॉमिटिंग्स का, ठीक, सीकनेस वॉमिटिंग्स का। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का, इसका ट्रीटमेंट का बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट का बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट का बात करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ऐसा ड्रग्स देंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऐसा ड्रग्स देंगे जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करे। अगर इस रिसेप्टर पर ब्लॉक कर देगा तो ये केमिकल्स इस पर एक्शन नहीं दिखाएगा। सपोज ये मान लीजिए आपका सीटीजेड एरिया है, सीटीजेड, इसमें एक रिसेप्टर है, बहुत सारे रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर का नाम है हमारा M1 रिसेप्टर। सपोज इसका नाम है M1 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, और इसका नाम है हमारा H1 रिसेप्टर। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हम लोग ड्रग्स देंगे जो इस रिसेप्टर को बाइंड कर लेगा, इस रिसेप्टर को बाइंड कर लेगा, ठीक, यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, तो ये एसिटाइलकोलिन इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक, और ना ही ये हिस्टामिन इस पर बाइंड कर पाएगा, ठीक। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जब बाइंडिंग नहीं कर पाएगा तो वॉमिटिंग नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर बोलिए या फिर
एंटागोनिस्ट बोल दीजिए, ठीक। या फिर H1 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे या फिर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। सो ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग्स देंगे हम लोग, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग M1 रिसेप्टर को क्या बोल रहे थे, मस्करिनिक रिसेप्टर, तो हम लोग इसको बोल देंगे एंटी मस्करिनिक ड्रग। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले कौन सा देंगे, ट्रीटमेंट में एक ड्रग देंगे एंटी मस्करिनिक ड्रग, एंटी मस्करिनिक ड्रग देंगे, ठीक। और दूसरा हम लोग देते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग, ये रिसेप्टर हिस्टामिन है तो इसको ब्लॉक करने के लिए देंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग। अगर दो तरह का ड्रग्स देंगे तो हमको वॉमिटिंग को हटा देगा, और ये दो ड्रग्स क्या होगा, एंटी इमेटिक्स ड्रग होगा, एंटी इमेटिक्स ड्रग होगा। तो एंटी मस्करिनिक ड्रग मतलब ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहा है, इसके लिए ये जो इस पे एक्शंस दिखाने वाला था वो एक्शंस नहीं दिखा पाता है, एक्शंस नहीं दिखा पाता है, और इसीलिए वॉमिटिंग्स नहीं हो पाता है, ठीक। तो इसको जो पहले से ब्लॉक कर दे रहा है उस मेडिसिन का क्या नाम है, तो स्कोपोलामिन। ड्रग्स का नाम क्या है, स्कोपोलामिन। और एक हायोसिन नाम का आता है, एक क्या आता है, हायोसिन। ये दो ड्रग्स हैं, क्या है, एंटी मस्करिनिक ड्रग, मतलब इस रिसेप्टर पर पहले से बाइंड करके ब्लॉक कर देंगे, एसिटाइल कोलिन इस पे एक्शन नहीं दिखा पाएगा और वॉमिटिंग्स नहीं होगा, ठीक। तो ये स्कोपोलामिन और हायोसिन दो एंटी इमेटिक्स ड्रग होता है, एंटी इमेटिक्स ड्रग होता है। एक और होता है डाइक्लोअमीन, डाइसाइक्लोअमीन, डाइसाइक्लोअमीन, ये तीन ड्रग्स होता है एंटी मस्करिनिक ड्रग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। एंटी हिस्टामिन ड्रग मतलब ऐसा ड्रग्स जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और हिस्टामिन इस पे एक्शन नहीं दिखाएगा और वॉमिटिंग नहीं होगा। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कौन कौन सा हो जाएगा, जो ब्लॉक करेगा H1 रिसेप्टर को, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला कौन से ड्रग होंगे, तो डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, एक हो जाएगा डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक। एक आ जाता है साइक्लिजीन, एक आता है साइक्लिजीन, ठीक। एक आता है सिनारिजीन या फिर डॉक्सिलअमीन, डॉक्सिलअमीन। ये दो ड्रग्स याद कर लीजिएगा। अगर सीकनेस वॉमिटिंग हो रहा है, इस प्रोसेस द्वारा कोई वॉमिटिंग्स किया जा रहा है, तो ये मेनली दो ड्रग्स होता है जो मेनली एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट में। अब बात करते हैं सीकनेस कितने प्रकार का होता है। तो सीकनेस जो होता है, इस सीकनेस वॉमिटिंग तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट मोशन सिकनेस, सेकंड में आ जाएगा आपका मॉर्निंग सिकनेस, और थर्ड में आपका आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा, मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस और सी सिकनेस बताते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले मोशन सिकनेस का मतलब है कि सपोज आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, अगर बस में बैठे हुए या फिर कोई भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता आता है वहाँ पर चक्कर आता है और वॉमिटिंग होता है। तो मेनली चक्कर आने का प्रोसेस यही है कि ये जो इंडोलिम्फ में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये इंडोलिम्फ में कोई गड़बड़ी हो रहा है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है और ये पाथवे बन रहा है और वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक। तो ये पाथवे हो रहा है और ये किसके वजह से हो रहा है, मोशन सिकनेस की वजह से। मतलब हम ऐसे पाथवे पर जा रहे हैं जहाँ पर ये अल्टरेशन हो रहा है, इसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। क्यों, आप मोशन में होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। और मोशन सिकनेस में बेस्ट ड्रग कौन सा होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्कोपोलामिन। ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है, स्कोपोलामिन, ये ड्रग होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फिर आप देख सकते हैं डाइफेनहाइड्रामीन, एक और ड्रग्स होता है डाइफेनहाइड्रामीन। ये ड्रग दो ड्रग्स मोशन सिकनेस पे दे सकते हैं। स्कोपोलामिन कौन सा ड्रग्स होता है, ये होता है एंटीहिस्टामिन। डाइफेनहाइड्रामीन कौन सा होता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होता है। ये दो ड्रग्स हम लोग मोशन सिकनेस में दे सकते हैं, ठीक। और ये दो ड्रग्स जो होता है, स्कोपोलामिन जो होता है
ये ट्रांसडर्मल पैच में भी आता है, दोनों ड्रग्स क्या आता है, ट्रांसडर्मल पैच में भी आता है। अब पट्टी चिपका दीजिए और उसके थ्रू वो एडमिनिस्टर हो जाएगा मेडिसिन, ठीक। और मेनली जर्नी स्टार्ट करने से पहले, अगर गाड़ी में अब जा रहे हैं तो 1 घंटा पहले ये मेडिसिन हम लोग ले लेते हैं ताकि मोशन सिकनेस ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो ड्रग्स होता है मोशन सिकनेस में, स्कोपोलामिन और डाइफेनहाइड्रामिन, अगर एक बार वॉमिटिंग कंटिन्यूअस हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, तो ये ड्रग्स काम नहीं करता है, इसको 1 घंटा पहले लेना पड़ता है, ठीक। और नॉर्मली इसको अगर मान लीजिए कोई कीमोथेरेपी चल रहा हो, अगर कैंसर पेशेंट में चल रहा हो मेडिसिन कैंसर का, तो कैंसर में बहुत सारा भर भर का मेडिसिन आता है जिसके वजह से वॉमिटिंग होता है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। 3 चीज़ हम इसके बारे में याद रखेंगे। सबसे पहले कि इसको हम लोग 1 घंटा जर्नी से पहले देना होगा। दूसरा बात ये, अगर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया तो उस समय इसको नहीं देंगे, क्यों, ये काम नहीं करेगा। और तीसरा, कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग इंड्यूस हो रहा है, उसमें नहीं देंगे क्योंकि उसमें ये ड्रग्स काम नहीं करता है। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में सबसे अच्छा ड्रग्स कौन पड़ेगा, डॉक्सिल अमाइन, ये ड्रग्स आ जाएगा डॉक्सिल अमाइन। डॉक्सिल अमाइन, ये ड्रग्स आता है डॉक्सिल अमाइन। इसके साथ देते हैं विटामिन B6 देते हैं। ये ड्रग्स मॉर्निंग सिकनेस में बहुत यूजफुल होता है। और मॉर्निंग सिकनेस कहने का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, जो प्रेगनेंसी के कारण वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, उसमें हम लोग ये मेडिसिन यूज करते हैं जिसका नाम है डॉक्सिल अमीन प्लस विटामिन B6 के साथ इसको देते हैं नॉर्मली, ठीक। और इससे पहले एक ड्रग हम लोग इससे पहले भी एक ड्रग्स यूज किया जाता था जिसका नाम था थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड ड्रग्स क्या करता था, ये बहुत ही टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाता था। मतलब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास जाता था और वहाँ पर बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता था, जिसके वजह से थैलिडोमाइड ड्रग्स को बैन किया गया है, इस वाले कंडीशन में नहीं देते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग डॉक्सिल अमाइन प्लस विटामिन B6 का यूज करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और उसी को बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। अब बात करते हैं सी सिकनेस। सी सिकनेस का मतलब होता है कि जब समुंदर के एकदम निचले सतह पे जाते हैं तो वहाँ पर वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, उसके कारण वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, तो उसमें हम लोग देते हैं मैक्लीजिन। कौन सा ड्रग देंगे, मैक्लीजिन या फिर सिनर्जिन। ये 2 ड्रग होते हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं किसका, सी सिकनेस का। अगर मान लीजिए कोई समुद्र में गोते लगा रहा है तो उससे पहले ये मेडिसिन दे देते हैं ताकि वॉमिटिंग ना हो, ठीक। ये कुछ प्रोसेस था हमारा मोशन सिकनेस वॉमिटिंग्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉमिटिंग्स ड्यू टू म्यूकोसल लाइनिंग डैमेज होने के कारण जो वॉमिटिंग हो रहा था। तीसरा पॉइंट, वॉमिटिंग ड्यू टू GIT डैमेज। थर्ड बात करेंगे हम लोग, अब आएगा सारा रिसेप्टर का नाम, वॉमिटिंग ड्यू टू GIT डैमेज। सपोज कीजिएगा GIT डैमेज कहने का मतलब क्या है, GI ट्रैक में डैमेजिंग हो रहा है जिसके वजह से वॉमिटिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका ये क्या है, एसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, ठीक। अगर मान लीजिए स्टमक है, ठीक। सपोज कि अगर हमारा म्यूकोसल लाइनिंग में स्टमक के इनर लेयर में किसी भी तरह का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, सपोज यहाँ पर डैमेजिंग हो रहा है, अगर डैमेज हो रहा है तो यहाँ से क्या होता है, एफरेंट नर्व आता है, एक 10th क्रेनियल नर्व यहाँ पर सप्लाई होता है। और इस डैमेज होने के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एफरेंट वैगस नर्व होता है वो स्टिमुलेट होता है, ठीक। एफरेंट वैगस नर्व क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, वैगस नर्व क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, ठीक। और ये वैगस नर्व कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, क्या करता है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, और ये केमिकल्स कहाँ जाएगा, ब्लड में। ये केमिकल्स कहाँ जाएगा, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है हमारा, CTZ एरिया, CTZ। और CTZ एरिया क्या होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, क्या होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है। और इस CTZ एरिया में बहुत सारा रिसेप्टर्स देखने को मिलता है,
सीटीजेड एरिया में बहुत सारा रिसेप्टर्स देखने को मिलता है। ठीक, सबसे प्रोसेस क्या था, जीआईटी म्यूकोजा में कोई भी डैमेज हो रहा है, डैमेज होता है तो वहाँ पर वैगस नर्व 10th cranial nerve का सप्लाई होता है। तो वैगस नर्व में बहुत एक इफरेंट नर्व होता है, एफरेंट नर्व होता है। एफरेंट मतलब जो सेंसरी नर्व होता है, सिग्नल्स को ले जाता है। ठीक, तो ये सिग्नल्स को ले जाता है, उसके क्रम में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है और ब्लड में ट्रांसफर करता है, और ये कहा जाता है सीटीजेड एरिया के पास जाता है। कहा जाता है सीटीजेड एरिया के पास जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि यहाँ के जो खुद सेल्स होता है, म्यूकोसल सेल्स, ये म्यूकोसल सेल्स भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। यहाँ के जो सेल्स हैं, म्यूकोसल सेल्स जो होती हैं, म्यूकोसल सेल्स वो खुद केमिकल्स क्या करता है, रिलीज करता है। सपोज यहाँ पर केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक, और ये केमिकल्स रिलीज करता है, ये भी कहा जाता है सीटीजेड एरिया में, और सीटीजेड एरिया में जाने के बाद वॉमिटिंग प्रोड्यूस कराता है। ये था हमारा वॉमिटिंग कराने का प्रोसेस, जीआईटी डैमेज हो रहा है तब। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कुछ डैमेजिंग हुआ, ठीक, और वहां से एक केमिकल्स रिलीज हुआ जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल्स रिलीज हुआ। ठीक, और इसका जो रिसेप्टर है, इसका रिसेप्टर जो है इस वाले एरिया पे है, सीटीजेड वाले एरिया पे है, और इस रिसेप्टर का नाम है 5-HT3 रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर। ठीक, और ये सेरोटोनिन इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, हमारा वॉमिटिंग होगा। क्या होगा, वॉमिटिंग हो रहा है। ठीक, तो ये सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है तब का प्रोसेस है, वॉमिटिंग रिलीज हो रहा है। सपोज एक और केमिकल्स होता है जिसका नाम है सब्सटेंस पी। क्या नाम है, सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी, ये भी यहाँ पर आ रहा है, और सीटीजेड एरिया के पास एक रिसेप्टर है इसका भी, जिसका रिसेप्टर का नाम है NK1 रिसेप्टर, NK टाइप 1 रिसेप्टर, न्यूरोकाइनिन टाइप 1 रिसेप्टर है। ये भी सीटीजेड एरिया में है, और इस सीटीजेड एरिया में अगर आ रहा है ये सब्सटेंस पी, इस रिसेप्टर पर अगर बाइंड कर रहा है तो बाइंड करने के बाद क्या होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, वॉमिटिंग होता है। सेरोटोनिन है, 5-HT3 रिसेप्टर पर बाइंड किया और इस सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, सीटीजेड एरिया को छेड़ा, वॉमिटिंग हुआ। ये था प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होता है। इस स्टमक के जो जीआईटी सेल्स है, यहाँ से कुछ केमिकल्स होता है, और यहाँ पर एक CB1 रिसेप्टर होता है, CB1 रिसेप्टर। सपोज कीजिए ये रिसेप्टर है, इसका नाम है CB1 रिसेप्टर। ठीक, ये रिसेप्टर का फंक्शन जस्ट उल्टा होता है। ठीक, सपोज कीजिएगा वॉमिटिंग कराने का प्रोसेस क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एसिड कंपाउंड खाया हुआ है, अगर मान लीजिए पेशेंट जो है या फिर पर्सन है कोई ऐसा केमिकल्स खा लिया है जिसकी वजह से जीआईटी लेयर में कुछ अल्ट्रेशन हो रहा है, कुछ एब्रॉर्प्शन हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ का मसल सेल्स टूट रहा है, इनर लाइनिंग टूट रहा है। ठीक, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इस तरह का कुछ प्रोसेस करता है और वॉमिटिंग करा देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो भी कंटेंट खाए हैं जो डैमेज कर रहा है, हमारे लिए अनहेल्दी है, उसको बाहर निकाल सके, उसको क्या कर सके, एक्सपल्सन कर सके। ठीक, बाहर निकाल सके। ठीक, तो उसी तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन चलता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन चलता है कि कैनाबिनॉइड नाम का एक केमिकल्स रिलीज होता है, और ये CB1 रिसेप्टर पे एक्शन दिखाता है और वॉमिटिंग को क्या करता है, सप्रेस करता है। ये सारा नॉर्मल कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसमें 2 केमिकल्स रिलीज हो रहा है और वॉमिटिंग करा रहा है। वहीं पर सीटीजेड एरिया में एक और रिसेप्टर है जो यहाँ से केमिकल्स रिलीज हो रहा है तो वॉमिटिंग को सप्रेस कर रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डैमेज हुआ और केमिकल्स रिलीज हुआ और वॉमिटिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए बैड कंडीशन बन जाता है। ठीक, तो हमारे नेचर ने एक प्रोसेस और भी डाला है हमारे बॉडी में, और इस प्रोसेस का नाम है CB1 रिसेप्टर पर एक्शन दिखा रहा है, कैनाबिनॉइड नाम का केमिकल्स रिलीज होता है, और ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर क्या बाइंड करता है और वॉमिटिंग को सप्रेस करता है। ठीक, सबसे पहले वॉमिटिंग कराया, फिर वॉमिटिंग सप्रेस किया। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस था, ये नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है। ठीक, ये नॉर्मल प्रोसेस है। एक चीज़ और है कि वॉमिटिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर हार्मफुल है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि वॉमिटिंग हमारे लिए क्या है, एक डिजीज कंडीशंस है या फिर हमारे लिए बैड थिंग्स है या फिर गुड थिंग्स है। ठीक, वॉमिटिंग्स बताएंगे कि क्या होता है वॉमिटिंग्स। ठीक, नेक्स्ट एक केमिकल्स और रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। एक केमिकल्स और रिलीज यहाँ से होता है इस न्यूरॉन से, वैगस नर्व से, जिसका नाम है डोपामिन। और ये डोपामिन रिसेप्टर भी होता है जिसका नाम होता है D2 रिसेप्टर,
और ये D2 रिसेप्टर पर बाइंड किया तो वॉमिटिंग्स कराएगा। यहाँ पर सारा वॉमिटिंग्स कराने वाला है, ये वॉमिटिंग्स करा रहा है, ये वॉमिटिंग्स करा रहा है, ये वॉमिटिंग्स करा रहा है, लेकिन ये वॉमिटिंग्स को सप्रेस कर रहा है या फिर ये भी वॉमिटिंग्स करा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी इमेटिक्स ड्रग के बारे में। एंटी इमेटिक्स ड्रग मतलब जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है। तो नॉर्मली आप मैकेनिज्म को जान गए कि वॉमिटिंग हो कैसे रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कि वॉमिटिंग रोकना कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे ड्रग्स देंगे जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करे, इस रिसेप्टर को क्या करे, ब्लॉक करे। अगर मान लीजिए कि पहले ही से ये रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पे इस रिसेप्टर पे एक्शन दिखाएगा ही नहीं। एक बार फिर से, ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी था जिसके कारण वॉमिटिंग हो रहा था, तो हमको देना है एंटी इमेटिक्स ड्रग, मतलब वॉमिटिंग नहीं कराना है। ठीक, तो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जिसको हम लोग पहले ही से अगर कोई ड्रग्स देंगे ब्लॉक कर देगा तो ये सारा एक्शन नहीं कर पाएगा और वॉमिटिंग नहीं होगा। ये हमारा मैकेनिज्म बन जाता है। तो सबसे पहले हम एक ड्रग्स देंगे जिसका नाम है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। एक कौन सा ड्रग होगा, 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग्स होगा ये NK1 रिसेप्टर, ये सब्सटेंस भी था, ये इस पे एक्शन दिखा रहा था और वॉमिटिंग करा रहा था। तो हम ऐसा ड्रग्स देंगे जो इसको पहले ही से ब्लॉक कर देगा और इसका जो एक्शन इस पे दिखा रहा था वो नहीं दिखाएगा। तो NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब तीसरा वाला कंडीशन में क्या था, ये तो नॉर्मल थिंग्स था, नॉर्मली क्या कर रहा था, इस रिसेप्टर पे एक्शन दिखा रहा था और वॉमिटिंग को सप्रेस कर रहा था। तो यहाँ पर ब्लॉकर देंगे या फिर इंड्यूसर देंगे, एंटागोनिस्ट देंगे या फिर एगोनिस्ट देंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एगोनिस्ट देंगे और आपके ख्याल से भी एगोनिस्ट ही देना चाहिए। तो हम लोग कौन सा ड्रग देंगे, CB1 एगोनिस्ट। नेक्स्ट बात आता है, एक और केमिकल से रिलीज हो रहा था जिसका नाम है डोपामिन, और ये किस पे एक्शन दिखा रहा था, D2 रिसेप्टर पर एक्शन दिखा रहा था। तो कौन सा D2 रिसेप्टर पर एक्शन दिखाने के बाद वॉमिटिंग करा रहा था। ठीक, तो इस रिसेप्टर को हम लोग पहले ही से ब्लॉक कर देंगे और इसका कोई फंक्शंस नहीं होगा। इसको हमको कराना है, इसको नहीं कराना है, इसको भी नहीं कराना है, इसको भी नहीं कराना है। ठीक, एंटी इमेटिक्स ड्रग इसी को बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग कौन देंगे, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे या फिर एंटागोनिस्ट। ठीक, ब्लॉकर मतलब एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉकर। ठीक, दोनों सेम चीज है। तो बात करते हैं एंटागोनिस्ट में ये कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाला ड्रग्स आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि GIT जो डैमेज हो रहा है उसका मेन रीजन क्या होता है, कॉजेज ऑफ GIT डैमेज। सबसे पहले हम लोग बात कर लिए फिजियोलॉजी था, नॉर्मल क्या था, प्रोसेस था वॉमिटिंग्स होने का या फिर एक प्रोसेस था इसमें सप्रेस होने का। तो नॉर्मली वॉमिटिंग जो हो रहा है ये डैमेज क्यों हो रहा है, डैमेज होने का क्या रीजन है। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो एसिड कंटेंट कंपाउंड खा ले रहा है। ठीक, सपोज कीजिए कि एसिड ही पी लिया, ठीक, ऐसा फूड ही खा लिया जिसमें एसिड कंपाउंड ज़्यादा हो, तो आने के बाद GIT ट्रैक्ट के जो इनर लेयर होता है उसको डैमेज कर दिया, ये एक कारण हो सकता है। ठीक, दूसरा कारण क्या हो सकता है, कीमोथेरेपी जब चलता है एकदम भर भर के दवाई मिलता है तो उसके वजह से हमारा इंटरनल लाइनिंग डैमेज होता है। ठीक, इंटरनल लाइनिंग डैमेज होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से ये पाथवे चलता है और वॉमिटिंग होता है। ठीक, तो कीमोथेरेपी जब चलता है, इसमें एक कीमोथेरेपी चलता है। सबसे पहले हमारा क्या था, एसिड कॉजेज ऑफ GIT डैमेज। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखे थे, एसिड कंपोनेंट के कारण कुछ एसिड कंटेंट है उसको हम लोग खा ले रहे हैं जिसकी वजह से GIT डैमेज हो रहा है और वॉमिटिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग कीमोथेरेपी पढ़े थे, कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में एक ड्रग होता है जिसका नाम है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन, ये ड्रग की वजह से GIT डैमेज होता है। ठीक, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होता है। नेक्स्ट रेडियोथेरेपी, कैंसर वाले पेशेंट में रेडियोथेरेपी भी चलता है। ठीक, रेडिएशन अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से DNA के क्या करता है, सुधारने के लिए। तो रेडिएशन के कारण भी क्या होता है, इस GIT म्यूकोसा लेयर में डैमेज होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। अगर एब्डोमिनल वाला रीजन में, ये वाला रीजन में अगर रेडिएशन थेरेपी दिया जा रहा है तो वॉमिटिंग होता है। ठीक, तो रेडियोथेरेपी की वजह से भी क्या हो रहा है, GIT डैमेज होगा।
जीआईटी डैमेज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी होता है, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी जीआईटी डैमेज होता है। एंटीबायोटिक्स, हाई डोज एंटीबायोटिक्स क्या करता है, इरिटेट करता है, म्यूकोसा लेयर को क्या करता है, इरिटेट करता है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होता है। फिर आता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, या फिर ओवर अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से भी होता है, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिन चीज़ें, टॉक्सिन मतलब कुछ जहरीले पदार्थ जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीआईटी डैमेज हो रहा है। तो ये कुछ काउजेज हो गया जिसकी वजह से जीआईटी डैमेज हो रहा है। और जीआईटी डैमेज होने के बाद किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, वॉमिटिंग कराने वाला ये प्रोसेस हो गया। और जो हम लोग एंटीएमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इस रिसेप्टर को ब्लॉक किए, फिर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किए, फिर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किए, तो ये कुछ रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए जो अप्लाई होगा एंटीएमेटिक्स की तरह, और ये इंड्यूसर हो गया, मतलब एगोनिस्ट हो गया। CB1 एगोनिस्ट देंगे, मतलब वो ड्रग्स तो वॉमिटिंग को सप्रेस करने के लिए दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में, कि ये होता क्या है, इसका एक्शंस क्या होता है, ठीक, इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, ये कुछ प्रोसेस हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर लिखिए या फिर एंटागोनिस्ट लिखिए, बात बराबर है। सबसे पहले हमारा ये ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, उसके सफिक्स में सिट्रोन वर्ड जुड़ा होता है। उसके सफिक्स में क्या जुड़ा होगा, सिट्रोन। ये सिट्रोन वर्ड यूज हो जाएगा उस ड्रग्स में जिसको हम लोग बोलते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जैसे में एग्जांपल में ले लीजिए, अगर ड्रग्स का बात किया जाए तो ऑन्डेंसिट्रोन, सबके जुबान पे होगा ऑन्डेंसिट्रोन। नेक्स्ट ड्रग आ जाएगा हमारा ग्रैनिसिट्रोन, ग्रैनिसिट्रोन। एक और आता है डोलासिट्रोन, ठीक, डोलासिट्रोन। एक और आता है प्लानोसिट्रोन, ठीक, प्लानोसिट्रोन। और ये मेनली कुछ ड्रग्स होता है जो 5-HT3 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है और वॉमिटिंग को इंड्यूस नहीं होने देता है, वॉमिटिंग को सप्रेस कर देता है, ठीक। और मोस्टली बात किया जाए तो ये सारे ड्रग्स आईवी फॉर्म और ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं, आईवी फॉर्म और ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं। और ऑन्डेंसिट्रोन IM फॉर्म में भी दिया जाता है। ग्रैनिसिट्रोल हम लोग पैच में भी देते हैं, इसका पैच भी आता है, ग्रैनिसिट्रोन का पैच फॉर्म में, ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म में आता है। क्या आता है, ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म में आता है। ऑन्डेंसिट्रोन IM इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है। और बाकी ये चारों ड्रग्स आईवी या फिर ओरल फॉर्म में भी आते हैं। और नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी ऑन्डेंसिट्रोन वाले ड्रग्स होते हैं, ऑन्डेंसिट्रोन होंगे, ये हम लोग इनिशियल फेज में देते हैं। कौन से फेज में देते हैं, इनिशियल फेज, अर्ली फेज में देते हैं, अर्ली फेज में। नॉर्मली देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर देना, अगर स्टार्टिंग अगर वॉमिटिंग हो रहा है, स्टार्टिंग पीरियड है, तो ये ड्रग्स देंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेट हो गया है और वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऑन्डेंसिट्रोन से कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए कौन सा ड्रग देना पड़ेगा, इसके लिए देना पड़ेगा ये ड्रग्स, प्लानोसिट्रोन, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है। इसका नोट पॉइंट क्या है कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग होगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये ड्रग्स का एक्शंस होता है, ठीक। और ये नॉर्मली अर्ली फेज में नहीं, डिले फेज में दिया जाता है। डिले फेज मतलब जब किसी से कंट्रोल नहीं होता है तो ये ड्रग कंट्रोल करता है, ये रामबाण होता है, ठीक। और इसका इफेक्ट 3 से 4 दिन तक देखने को मिलता है, 3 से 4 दिन तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक, 3 से 4 दिन तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में। जो 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर आता है या फिर एंटागोनिस्ट आता है, उसका साइड इफेक्ट, तो ये नॉर्मली हेडेक और कॉन्स्टिपेशन करा देता है, ठीक, हेडेक कराएगा या फिर कॉन्स्टिपेशन करा देगा, ठीक। ये कुछ आता है
हमारा साइड इफेक्ट 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर का। ठीक, फिर और आता है सिट्रोन्स वर्ड में, ये मान लीजिए सारा सिट्रोन वर्ड आ रहा है, सिट्रोन सिट्रोन सिट्रोन। ठीक, और भी कुछ ड्रग्स आता है जिसका नाम है एलोसिट्रोन, एलोसिट्रोन। और ये एलोसिट्रोन हमारा किस चीज़ में यूज होता है, ये हमको एंटी एमेटिक्स की तरह नहीं यूज होता है। ये सिट्रोन वर्ड आया जरूर है लेकिन ये डायरिया में यूज होता है, डायरिया वाला कंडीशन में यूज होता है। एक आता है रेमोसिट्रोन, इसमें भी सिट्रोन आ रहा है लेकिन ये यूज होता है हमारा वॉमिटिंग में यूज होता है, लेकिन कीमोथेरेपी के वजह से जो वॉमिटिंग होता है उसमें यूज होता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है कीमोथेरेपी का। ठीक, ये नॉर्मली 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गया, ये कुछ ड्रग्स हो गए। ठीक, और ये साइड इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। किसके बारे में? NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर, NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में। तो NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में कुछ ड्रग्स आता है जो नॉर्मली इस सब्सटेंस पी एक केमिकल्स था जो NK1 रिसेप्टर पे काम करता था और वॉमिटिंग कराता था। तो NK1 रिसेप्टर को हम लोग ब्लॉक कर दिए। कौन से वाले ड्रग से ब्लॉक करेंगे? तो इसमें आता है एपरपिटांट। इसमें जो सफिक्स आएगा, जो भी ड्रग्स आएगा उसके सफिक्स में क्या होगा? पिटांट होगा। और जो भी ड्रग्स आएगा पिटांट वाला तो ये NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है ये ड्रग्स आ जाएगा, एपरिपिटांट आ जाएगा। ठीक, एपरिपिटांट आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है न्यूटोपिटांट आता है, न्यूटोपिटांट आएगा। एक आता है रोलापिटांट, रोलापिटांट आता है। ये जो पिटांट वर्ड आ रहा है सफिक्स में, ये क्या होता है? NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। और ये जो मेन दो ड्रग्स हैं, ये दो ड्रग्स ये नॉर्मली बहुत ही क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ड्रग ऑफ चॉइस किसका? ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसका? कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग, या फिर रेडियोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये दो कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, न्यूटोपिटांट और रोलापिटांट। ठीक, NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर में आता है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसका साइड इफेक्ट भी कुछ होता है। साइड इफेक्ट होता है इसका, जैसे फटीग हो गया, थकावट महसूस करेगा ये ड्रग्स लेने के बाद पेशेंट। फिर एक और इसका हिकअप्स, हिकअप्स मतलब हिचकी। ये ड्रग्स लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट दिखता है? हिकअप्स। अब बात करते हैं CB1 एगोनिस्ट ड्रग, CB1 एगोनिस्ट, CB1 एगोनिस्ट के बारे में। CB1 एगोनिस्ट क्यों? क्योंकि ये CB1 जो कैनाबिनॉइड था, ये क्या कर रहा था? वॉमिटिंग को सप्रेस कर रहा था नॉर्मली, इसीलिए इसको ये ऐसा ही ड्रग देंगे, एगोनिस्ट देंगे। एगोनिस्ट मतलब वॉमिटिंग को सप्रेस करने के लिए, मतलब उसको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारा क्या था, ये CTZ एरिया था, CTZ, यहाँ पर एक रिसेप्टर था CB1 रिसेप्टर। ठीक, और नॉर्मली यहाँ पर जो केमिकल्स रिलीज हो रहा था डैमेज होने के बाद, इस पर एक्शंस दिखा रहा था, तो यहाँ से वॉमिटिंग क्या कर रहा था? वॉमिटिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, इस केस में नहीं हो रहा था। इसीलिए ऐसा मेडिसिन देंगे जो इस केमिकल्स को और इस रिसेप्टर को और बाइंड करे और इसका मैकेनिज्म को बढ़ाए। ठीक, इसी तरह का एक्शंस दिखाए, इसीलिए एगोनिस्ट देते हैं। एगोनिस्ट मतलब इसका एक्शंस उसी तरह से कराएगा, ठीक, जैसे नॉर्मल हो रहा है। ठीक, तो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ये होता है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है? वैगस नर्व रिलीज करता है कैनाबिनॉइड। ठीक, ये वैगस नर्व क्या रिलीज करेगा? कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड। ठीक, ये कैनाबिनॉइड क्या करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब इस पे एक्शंस दिखाता है तो क्या करता है? वॉमिटिंग नहीं होने देता है। ये कैनाबिनॉइड एक्ट करता है, एक्ट ऑन CB1 रिसेप्टर एंड
सप्रेस करता है, सप्रेस करता है। किसको सप्रेस करता है? वॉमिटिंग्स को। और भी इसका एक्शंस है, एक और एक्शंस है, ये क्या करता है, जितने भी यहाँ से केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, यहाँ से जो केमिकल जैसे मान लीजिए डोपामिन, सेरोटोनिन, सब्सटेंस पी, ये कुछ केमिकल्स के एक्शंस को क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज डोपामिन, डिक्रीज सेरोटोनिन, डिक्रीज सब्सटेंस पी, ये कुछ केमिकल्स के एक्शंस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर इसका जो यहाँ से जो रिलीज हो रहा था उस रिलीज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इसमें क्या लिखेंगे, इनहिबिट द डिक्रीज रिलीज, रिलीज या फिर इनहिबिट कर देगा इसके रिलीज को, ठीक। इसीलिए हम लोग कौन सा ड्रग्स देते हैं, CB1 एगोनिस्ट, इस वर्ड को याद रखिएगा, एगोनिस्ट। और इसमें जो कुछ ड्रग्स आता है उसका नाम है, ड्रग्स का एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, ड्रग्स का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सबसे पहले आता है ड्रोना बिनॉल, एक और आता है, कौन सा आता है, कौन सा आता है, नेबिलोन, नेबिलोन। ये दो ड्रग्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं CB1 एगोनिस्ट, में दो ड्रग्स आता है, ठीक। और इस तरह से वॉमिटिंग को सप्रेस किया जाता है इस दो ड्रग्स द्वारा, ठीक। और नॉर्मली क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए अगर ये NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर में जो ड्रग्स था ये, और नॉर्मली इस तरह का एक्शंस नहीं दिखा रहा था, मतलब कीमोथेरेपी चल रहा था, उसके वजह से वॉमिटिंग हो रहा था, तो उस पर ये ड्रग्स दे रहे थे और ये ड्रग्स एक्शन नहीं देता है, ठीक, नहीं देता है, तब लास्ट में ये ड्रग्स देते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए ये ड्रग्स से वॉमिटिंग कम नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक, समझिएगा। जैसे NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर था, उसमें एक था रोलापिटान ड्रग, और रोलापिटान ड्रग ऑफ चॉइस था किसका, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग, या फिर रेडियोथेरेपी से जो वोमिटिंग इंड्यूस हो रहा था उसको। लेकिन ये ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जब कंट्रोल नहीं होता है तो ये ड्रग्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक। ये एड ऑन ड्रग है, मतलब ये यूज हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला ड्रग्स देते हैं, ठीक, रेजिस्टेंस केस में देते हैं। और ये ड्रग्स का कुछ एडवांटेज जो होता है, ये नॉर्मली क्या करता है, एपेटाइट को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज एपेटाइट मतलब भूख को इंक्रीज करता है, और कैंसर पेशेंट में अच्छा होता है, कैंसर पेशेंट में ये ड्रग चलाया जाता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट में ये ड्रग्स एक्शन दिखाता है। कैंसर जब कीमोथेरेपी चलता है, जैसे सिस्प्लाटिन ड्रग्स था, उसके वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रहा था, तो उस कंडीशन में जब वोमिटिंग होगा तो ये ड्रग्स मोस्टली बेनिफिट होगा, तो कैंसर पेशेंट के लिए ये ड्रग्स बेनिफिट होता है। और नॉर्मली जो इसका साइड इफेक्ट जो होता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, यूफोरिया देखने को मिलता है पेशेंट में, यूफोरिया देखने को मिलेगा, ठीक ठीक। सीडेशंस देखने को मिलेगा, सीडेशंस मतलब पेशेंट एकदम रिलैक्स फील करेगा, एकदम काम इन्वायरमेंट हो जाएगा पेशेंट का। हेलुजिनेशंस देखने को मिलता है, हेलुजिनेशन मतलब हेलुजिनेशन ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है जिसमें डिलीरियम देखने को मिलता है, डिल्यूजन देखने को मिलता है, इल्यूजन देखने को मिलता है। ये हेलुसिनेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साइकेट्रिक वाला लेक्चर में, ये इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। अब देखिए साइड इफेक्ट में क्या आ रहा था, यूफोरिया, यूफोरिया मतलब एक्स्ट्रा हैप्पीनेस, एकदम ओवर हैप्पी होगा पेशेंट, ओवर हैप्पी, ये साइड इफेक्ट है। ये ड्रग्स लेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश देखने को मिलेगा, ठीक, ओवर हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। सीडेशन मतलब वो काम इन्वायरमेंट में रिलैक्स रहेगा, किसी प्रकार का उसको टेंशन नहीं होगा, जितना भी इंपल्स जनरेट हो रहा था बॉडी में वो सप्रेस हो जाता है। ये पूछता है हमारा एंटी इमेटिक्स ड्रग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोकाइनेटिक्स ड्रग। सो गाइज, अगर मान लीजिए कि आपको इस सिचुएशंस में, अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और एंटी इमेटिक्स ड्रग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में उसका प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ड्रग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक। और जितने से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, अपने दोस्तों में स्प्रेड कीजिए जिनको फार्माकोलॉजी पढ़ना होता है, एंटी इमेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता है, उनका साइड इफेक्ट नहीं पता है, तो जितना से ज़्यादा हो सके आप सब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका लाइक्स हमारे लिए ATP की तरह यूज होता है, हमको मिलता है ATP। जो आप लाइक देते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं और चैनल्स को एकदम वाइडर बढ़ाते हैं, इधर उधर दोस्तों में फैलाते हैं, तो वहाँ से हमको मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से हम आपको इस तरह का लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से फार्माकोलॉजी को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।